हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम योगी आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र एक के खंड के हिंदी भाषा और नागरी लिपि के इतिहास, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। और इसमें अपन चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात कर रहे थे। और उसके अंदर हमने देखा कि हिंदी की जो, जैसे कि अपन हिंदी की संज्ञा व्यवस्था, सर्वनाम व्यवस्था, विशेषण व्यवस्था और क्रिया व्यवस्था के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था। अब अपन आ जाते हैं, अगला है हिंदी की कारक व्यवस्था। व्याकरण में पद संरचना के बाद दूसरा पक्ष कारक व्यवस्था का होता है। वो पहले थी, वो सब क्या थे, पद संरचनाएं थी। अब उसके बाद क्या आ जाता है, कारक व्यवस्था। सार्थक वाक्यों के निर्माण के लिए कारक व्यवस्था का कठोर अभ्यास आवश्यक होता है। कारक व्यवस्था का अर्थ है, किसी भी भाषा में कारक व्यवस्था का अर्थ उस संरचना से है जिसमें कोई संज्ञा पद या सर्वनाम पद किसी वाक्य में निश्चित शब्द से युक्त स्थान ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को मारा वाक्य में यद्यपि राम और रावण दोनों संज्ञा पद हैं, किंतु जिस शब्द होने के कारण राम कर्ता पद है जबकि रावण कर्म पद है, इसीलिए राम के कारकीय संबंध को ने परसर्ग तथा रावण के निश्चित स्थान को परसर्ग व्यक्त करते हैं। इसी संबंध व्यवस्था को कारक संरचना कहते हैं, जिसके अंदर, कहने का मतलब ये है कि कारक किसे कहते हैं, जिसके अंदर की अलग अलग प्रकार के परसर्ग आएंगे, उसको कारक कहते हैं। यहाँ कारक शब्द का अर्थ यही है कि वाक्य में होने वाली क्रिया के साथ कोई संज्ञा पद या सर्वनाम पद किस रूप से संबंधित होते हैं। संस्कृत कारक व्यवस्था से तुलना। अब करते हैं संस्कृत कारक व्यवस्था से तुलना। हिंदी की कारक व्यवस्था सामान्यतः संस्कृत कारक व्यवस्था से व्युत्पन्न है, उसी से उत्पन्न हुई है। अतः कई बिंदुओं पर यह संस्कृत के समान है, मतलब हालांकि कुछ बिंदुओं पर विकास की प्रक्रिया में परिवर्तित भी हुए हैं। संस्कृत में 8 कारक थे: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण व संबोधन। हिंदी में भी यही 8 कारक मान्य हैं। हालांकि इनमें से 6 कारक व्यवस्था जहां विभक्तियों पर आधारित थी, वही हिंदी की कारक व्यवस्था परसर्गों पर आधारित है। संस्कृत के अंदर के विभक्तियों पर आधारित थी, पर हिंदी के अंदर कारक व्यवस्था परसर्गों पर आधारित है। यही कारण है कि जहाँ संस्कृत के कारक पूर्णतः लिंग वचन सापेक्ष थे, वही हिंदी के कारक प्राय लिंग वचन निरपेक्ष हैं। सभी कारकों का परिचय है। हिंदी के 8 कारक तथा उनमें परसर्गों का सामान्य परिचय निम्नलिखित पंक्तियों में से मिल जाता है। हिंदी के 8 कारक का परिचय, तो जैसे कि कर्ता ने अरु कर्म को तथा कर्ण से बोलते कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से का के की संबंध में पर अधिकरण संबोधन है भो अरे, यही विभक्ति प्रकरण है। अब अपन आ जाते हैं कर्ता कारक के ऊपर। जो पहला हो गया कर्ता कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार थे। तो पहला अपना कारक हो गया कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का अर्थ वह संज्ञा या सर्वनाम पद जो किसी क्रिया को करता है। हिंदी में कर्ता कारक की अभिव्यक्ति या तो ने परसर्ग से होती है या बिना किसी संकेत के। इस संबंध में नियम यह है कि भूतकालीन क्रियाओं में कर्ता के साथ प्राय न का प्रयोग किया जाता है, जबकि वर्तमान या भविष्य काल की क्रियाओं में नहीं का किया जाता है। समझे? भूतकालीन क्रियाओं में कर्ता के साथ मतलब कि न का प्रयोग किया जाता है, और वर्तमान में कर्ता के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? वर्तमान और भविष्य के अंदर नहीं का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण: भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। उत्तम पुरुष: मैंने खाना खाया। भविष्य काल में मैं खाना खाऊंगा, और वर्तमान काल मैं खाना खा रहा हूँ। मध्यम पुरुष: तुमने खाना खाया। भविष्य काल तुम खाना खाओगे, और वर्तमान काल तुम खाना खा रहे हो। अन्य पुरुष: उसने खाना खाया। भविष्य काल वह खाना खाएगा, और वर्तमान काल वह खाना खा रहा है। ध्यातव्य है कि बिहारी शब्द में भूतकालीन क्रिया के प्रसंग में भी नए प्रसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण: उत्तम पुरुष: मैं खाना खाया हूँ। मध्यम पुरुष: तुम खाना खाए हो।
और अन्य पुरुष वह खाना खाया है। कहने का मतलब बिहारी हिंदी के अंदर भी ने परसर का उपयोग नहीं किया जाता है। अपन बोल कर्ता ने, तो कर्ता ने के अंदर जैसे कि बिहारी के अंदर ने का प्रयोग नहीं किया जाता, बहुत सारी जगहों पर कर्ता ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसमें वही बोल रहा है कि जो भूतकालीन क्रिया होती है उसके अंदर तो मतलब न का प्रयोग किया जाता है, पर जो वर्तमान और भविष्य काल की क्रिया होती है उसके अंदर न का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये अपना पहला हो गया कर्ता कारक। अब दूसरा आ जाता है कर्म कारक। कौन सा है? कर्म कारक। कर्म कारक उस संज्ञा या सर्वनाम पद को कहते हैं जिसके प्रति कोई क्रिया की जाती है। उदाहरण के लिए राम ने रावण को मारा वाक्य में रावण कर्म पद है और कर्म कारक की अभिव्यक्ति को परसर्ग से की जाती है। ठीक है, हालांकि कई वाक्यों में कर्म कारक से बिना किसी परसर्ग के आ जाता है। उदाहरण के लिए मैंने सीता को पुस्तक दी तथा मैंने आम खाया वाक्यों में प्रथम वाक्य में को परसर्ग है जबकि दूसरे में नहीं है। बहुत सारे वाक्यों में अगर को परसर्ग ना भी हो तो भी वह कर्म कारक कहलाता है। तो उदाहरण ये हो गया कि मैंने सीता को पुस्तक दी तथा मैंने आम खाया। तो जैसे कि पहले में तो को है पर दूसरे में नहीं है, तो ऐसा बहुत सारे मतलब होता है बहुत सारे के अंदर कि भाई परसर का उपयोग ना करे तो भी वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक के लिए प्राप्त होने वाले प्रसर्ग का प्रयोग अनुचित तरीके से कर्ता पद के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए मुझको आपको समझाना है तथा हमको घर जाना है वाक्यों में, जैसे कि इसमें जैसे कि आपको हमको, तो ये क्या पीछे को आ रहा है ना, तो भी ये इसके उदाहरण हो गए कर्म कारक के। क्योंकि अगर अलग से भी हो तो भी चलता है और अलग से ना होकर साथ में भी होगा कि हमको आपको तो भी चलता है। फिर आ जाता है करण कारक। करण कारक वह संज्ञा पद या सर्वनाम पद हैं जो किसी क्रिया में साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। समझे कि जो क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम के पद पर किसी साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? करण कारक बोलते हैं। जैसे कि राम ने रावण को तीर से मारा, तो तीर क्या हो गया? एक करण पद हो गया, वह इसका परसर्ग से हो गया। तीर से तो मतलब कि तीर तो इसका क्या हो गया? करण पद हो गया और से इसका क्या हो गया? परसर्ग हो गया। फिर यह हो गया अपना करण कारक हो गया। फिर है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक वह संज्ञा पद या सर्वनाम पद हैं जो किसी क्रिया का उद्देश्य होता है, जो किसी क्रिया का उद्देश्य। उदाहरण के लिए राम ने रावण को सीता के लिए मारा। समझे कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जो किसी उद्देश्य के लिए करता है। जैसे कि राम ने रावण को सीता के लिए मारा, क्योंकि रावण सीता को उठा लेके गया, तो रावण को किस लिए मारा? सीता के लिए मारा था ना। तो इसमें वो क्या हो गया? एक मतलब कि कहने का मतलब यह है कि उद्देश्य हो गया कि रावण का कुछ उद्देश्य था कि वो सीता के लिए उसने रावण को मारा था, ये राम का उद्देश्य था। तो संप्रदान कारक हो गया। इसके अंदर सीता संप्रदान पद है और वह के लिए उसका परसर्ग है। के लिए, सीता के लिए, तो सीता तो इसका संप्रदान पद हो गया और के लिए इसका परसर्ग हो गया। फिर आ जाता है अपादान कारक। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम पद है। वह संज्ञा सर्वनाम पद है जो किसी क्रिया का आरंभिक आधार होता है किंतु आगे चलकर क्रिया उसमें अलग हो जाती है। उदाहरण के लिए पेड़ से अंगूठी गिरी वाक्य में अंगूठी का गिरना क्रिया है और इस क्रिया का आरंभ जिस आधार से हुआ वह पेड़ है, अतः यह पेड़ अपादान कारक है और इसे व्यक्त करने वाला परसर्ग है। समझे कि अपादान कारक किसे कहते हैं? कि पेड़ से अंगूठी गिरी, तो जो पेड़ मतलब कि पेड़ से गिरना, तो उसका उद्भव मतलब कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो पेड़ से हुई। तो इसका अपादान पद क्या हो गया? पेड़ हो गया। अपादान कारक पेड़ हो गया और इसे व्यक्त करने वाला इसका मतलब इसे व्यक्त करने वाला परसर्ग हो गया। फिर आ जाता है संबंध कारक। संबंध कारक का
अंग है वह संज्ञा या सर्वनाम पद जिसका क्रिया या क्रिया से संबंधित अन्य कारक के साथ संबंध होता है। इसकी अभिव्यक्ति का, की, के, रा, री, रे इत्यादि परसर्गों के माध्यम से की जाती है। संबंध कारक की बहुत सारे परसर्ग होते हैं, का, की, के, रा, री, रे इत्यादि। व्याकरण की दृष्टि से इसे गौण कारण माना जाता है। ये अकेला कारक है जिसके परसर्ग लिंग व वचन के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। जो संबंध कारक होता है ये एक अकेला कारक ऐसा है जिसके अंदर लिंग व वचन के अनुसार परिवर्तनशील परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए सीता का भाई राम के दर्शन करना चाहता है। वाक्य में का व के संबंध कारक के प्रसर्ग है। सीता का भाई राम के दर्शन करना चाहता है तो इसमें का व के दोनों आ रहे हैं तो ये क्या संबंध कारक हो गए। सीता का भाई राम के दर्शन तो मतलब ये भाई का और सीता का संबंध हो गया ना, तो संबंध कारक फॉर एग्जाम्पल वही कि दो जैसे कि किसी के बीच संबंध दर्शाता हो तो उसको बोलते हैं। फिर है अधिकरण कारक। फिर अगला है अधिकरण कारक। ये वह संज्ञा या सर्वनाम पद है जो किसी क्रिया का भौगोलिक, कालिक या मानसिक आधार होता है। इसकी अभिव्यक्ति पे तथा पर प्रसर्गों से की जाती है। उदाहरण के लिए मैं आधुनिक काल में हूँ, कालिक आधार। मेरा घर, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, भौगोलिक आधार कि मेरा घर कहाँ पर है। फिर है या सीता भावनात्मक रूप से राम पर आश्रित है। सीता भावनात्मक रूप से राम पर आश्रित है तो मानसिक आधार कि वो भाई हाँ को राम के ऊपर आश्रित हैं आदि। तो ये क्या हो गए, अधिकरण कारक हो गए। फिर है संबोधन कारक। अगला यह है 8वां लास्ट अंतिम। संबोधन कारक वह संज्ञा या सर्वनाम पद है जिसे संबोधित करके वाक्य की शुरुआत की जाती है। संबोधन कारक किसे कहते हैं, संबोध करके, जिसका संबोधित करके वाक्य की शुरुआत, जिसका उपयोग करके वाक्य की शुरुआत की जाती है। कहीं कहीं औपचारिक वाक्यों में इसका प्रयोग होता है किंतु सामान्यतः विषम्यादि बोधक वाक्यों में इसका प्रयोग दिखाई पड़ता है। संबोधन की एक विशेषता यह भी है कि यह हमेशा वाक्य के आरंभ में आता है तथा अरे इस कारक के लिए प्रचलित प्रसर्ग है और अरे इस कारक के लिए प्रचलित प्रसर्ग है संबोधन कारक के लिए। उदाहरण के लिए है मित्रों, हमें कल युद्ध लड़ना है। वाक्य में मित्रों संबोधन कारक, मित्रों जो है वो संबोधन कारक है तथा है उसका प्रसर्ग है। मित्रों संबोधन कारक है और है उसका प्रसर्ग है। संबोधन कारक की एक विशेषता यह भी है इसमें प्रसर्ग का प्रयोग पूर्ववर्ती होता है, उत्तरवर्ती नहीं होता। जो संबोधन कारक है उसके अंदर जो इसमें प्रसर्ग का प्रयोग मतलब पूर्ववर्ती होता है, उत्तरवर्ती पहले होता है, बाद में नहीं होता है। यह भी ध्यातव्य है कि संबोधन कारक के बहुवचन में अनुनासिक का प्रयोग व्याकरणिक रूप से गलत होता है। अतः है साथियों ठीक है जबकि है साथियों गलत है। है साथियों ठीक है जबकि है साथियों गलत है। हिंदी कारक व्यवस्था की अन्य विशेषता, ये तो कंप्लीट 8 हिंदी कारक कंप्लीट हो गए। अब हिंदी कारक व्यवस्था की अन्य और विशेषताएं। हिंदी की कारक व्यवस्था के संबंध में कुछ अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। वाक्य रचना में प्राय 8 कारक, वाक्य रचना में प्राय 8 कारक का कर्म निश्चय है जो इस प्रकार है। संबोधन यदि हो, कर्ता, अधिकरण, संबंध, अपादान, संप्रदान, करण, कर्म। देखो संबोधन यदि होगा तो वो कर्ता होगा, कर्ता होगा, अधिकरण होगा, अधिकरण होगा, संबंध होगा, संबंध, अपादान होगा, अपादान, संप्रदान होगा, संप्रदान, करण होगा, करण, कर्म होगा। इस कर्म को निम्न उदाहरण में देखा जा सकता है। इसका एक उदाहरण है अरे मोहन। अरे मोहन क्या संबोधन हो गया। तुमने, तो तुमने क्या कर्ता हो गया। विद्यालय में, विद्यालय में अधिकरण है। खेल अध्यापक की, खेल अध्यापक एक संबंध हो गया। अलमारी से अपादान, बच्चों के लिए संप्रदान। हाथ से करण, खेलने वाले खिलौने कर्म और क्यों चुराए क्रिया। समझे। अरे मोहन तुमने विद्यालय में खेल अध्यापक की अलमारी से बच्चों के लिए हाथ से खेलने वाले खिलौने क्यों चुराए। तो यह हिंदी कारक व्यवस्था के सभी भेद है और उसी के आधार पर एक वाक्य है, उदाहरण है।
हिंदी वाक्य रचना में परसर्गों का प्रयोग 3 अलग अलग पद्धतियों से किया जाता है। परसर्गों का प्रयोग, ठीक है। पहला आ जाता है, यदि परसर्ग संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है तो अलग से लिखा जाता है, जैसे राम ने फूल तोड़ा। परसर्ग संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है, संज्ञा के साथ तो अलग से लिखा जाता है। यदि परसर्ग सर्वनाम पद के साथ आता है तो प्राय संयुक्त करके लिखा जाता है। उदाहरण के लिए, उसने फूल तोड़ा, प्राय संयुक्त करके लिखा जाता है कि उसने फूल तोड़ा। कभी कभी इसका अपवाद भी दिखाई पड़ता है, जैसे सभी ने, उसी ने, वहाँ पर, कुछ अपवाद भी, उसी ने किया, वहाँ पर हुआ, क्या हो गए, अपवाद हो गए। यदि सर्वनाम के आधार पर एक से अधिक परसर्ग आ जाए तो प्राय परसर्गों का अलग अलग लिखा जाता है। पहला परसर्ग सर्वनाम से जुड़कर लिखा जाता है, जबकि शेष परसर्ग अलग करके, जैसे उसके लिए कोई प्रयास मत करो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पहला परसर्ग भी सर्वनाम से अलग लिखा जाए, जैसे उसी के लिए यह काम करो। समझे। फिर आ जाता है अगला, हिंदी की कारक संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि थोड़े बहुत अंतरों के साथ यह हिंदी की सभी बोलियों में एक जैसी हैं। तो ये अपना हो गया हिंदी कारक व्यवस्था। फिर निष्कर्ष आ जाते हैं, समग्रतः मानक हिंदी की कारक व्यवस्था संस्कृत कारक व्यवस्था से विकसित तो हुई है, किंतु ये जनसाधारण की भाषिक अंतर क्रियाओं से जुड़ने के कारण सरल रूप में उभरी है। विभक्तियों के स्थान पर परसर्गों पर आधारित होने के कारण यह भाषा को आम आदमी के लिए बेहद सरल बनाती है। अपभ्रंश से ही जो निर्विभक्तिक प्रयोगों की परंपरा शुरू हुई थी, वही कई चरणों को पार करते हुए वर्तमान समय में परसर्ग के साथ उपस्थित है। संक्षेप में वैज्ञानिकता को बनाते हुए कि भाषाई सरलीकरण की उपलब्धि करने का एक अनूठा प्रयास इसमें झलकता है। तो ये अपना हिंदी कारक व्यवस्था आज का कंप्लीट हो गया। तो अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 2 के अंदर, हिंदी की संज्ञा व्यवस्था फर्स्ट, दूसरा है हिंदी की सर्वनाम व्यवस्था, तीसरा है हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था, और चौथा है हिंदी की क्रिया व्यवस्था, और पांचवा हो गया हिंदी की कारक व्यवस्था। अब आ जाते हैं अपन आगे विकारोत्पादक तत्व कि व्याकरण के अंतर्गत तीसरा पक्ष यह है कि विकारी पदों में विकार उत्पन्न करने वाले कौन कौन से तत्व या कारक हैं। अलग अलग भाषाओं में इन तत्वों की संख्या व प्रकृति अलग हो सकती। क्रियाई संरचना के अंतर्गत इस बात पर चर्चा की गई कि हिंदी में 6 विकार उत्पादक तत्व है, लिंग, वचन, काल, पुरुष, वाच्य तथा भाव। इनमें से अंतिम 4 के बारे में उतना जानना पर्याप्त है जितना क्रिया संरचना के अंतर्गत दिया गया है। इससे प्रमुख विकारोत्पादक तत्व लिंग तथा वचन जिन पर विस्तार चर्चा करने की आवश्यकता है। जैसे कि इसने बोला कि जो विकारोत्पादक तत्व, जैसे कि ये तो कंप्लीट हो गए अपने व्यवस्था, हिंदी की व्यवस्था वगैरह, तो ये तो कंप्लीट हो गए। तो अब अपन को अब बच्चे हैं कि विकारोत्पाद, जैसे कि अपन ने क्रिया संरचना के अंदर अपन ने पढ़े थे विकार मतलब विकारी और अविकारी पद, तो उसमें अपन ने ऐसे वो पढ़े थे कि 8 प्रकार के, इसमें कि 6 विकारी उत्पादक 8 प्रकार के थे, लिंग, वचन, काल, पुरुष, वाच्यता, भाव। तो इसमें जो लिंग और वचन है यही अपने लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपन ये वाली क्लास जो हिंदी की लिंग व्यवस्था, जैसे इसके आगे है हिंदी की लिंग व्यवस्था, इसके बारे में अपन कल पूरी चर्चा करेंगे। आज हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ठीक है, आगे समझ में। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा ना लगा हो तो बताए कि हमको ये गलती है, इसको सही समझाओ, तो हम वो सुधार करेंगे उसके बारे में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।